हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा जो 23 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट को हम लोग जो जीके जीएस के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो 23 अक्टूबर सन 2023 को हुआ था, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटी, ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो जोनाथन डंकन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। 20 का जो है राइट ऑप्शन है। जो 1800 में जो रिचर्ड वेलेजली थे, इन्हीं के द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। वो भी कहाँ है तो कलकत्ता में। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। यह कॉलेज कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज परिसर के भीतर स्थापित किया गया था। इस कॉलेज को स्थापित करने का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी भारतीय भाषाओं की प्रशिक्षण देना था। इसका पूर्व नाम क्या था तो ओरिएंटल सेमिनरी था। क्या नाम था? ओरिएंटल सेमिनरी इसका जो है पूरा नाम है। ठीक है, आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी देसलपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई कहाँ किया गया था, तो उसका जो स्थान है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी रोपड़ में जो है सबसे पहले इसकी खुदाई किया गया था। और कहाँ किया गया था तो इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का एक ऐसा संदर्भ स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्र उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी तथा 1953 से 1955 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के कितने चरण मिलते हैं तो 6 चरण मिलते हैं। कितने चरण है तो 6 चरण। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी हरिशेर और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है डी बाणभट्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हरिशेर के द्वारा जो है उस पर अंकित किया गया था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो इसमें है कि एक कविता के रूप में कवि हरिशेर द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के बीजों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रगति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और लोधी राजवंश। तो खिज्र खान की बात करेंगे तो ये जो है सैयद राजवंश से संबंधित रखते हैं। इससे तो सैयद राजवंश से जो है संबंधित रखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, वह सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 4 शासक थे जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। वह तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने दिल्ली पर कब्जा
सन 1414 में शहीद वंश की स्थापना किया था। तो शहीद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने। और कब किया था? तो 1414 ईस्वी में, ठीक है। और कब तक इसका शासन चला? तो 1451 में, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न लिखा है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन जो हमारा ए है उसका नाम क्या है? तो पटना, ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी वल्लभी गुजरात। और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है। वल्लभी वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जनसंगति 512 ईस्वी के समय वल्लभी जो गुजरात में किया गया था। यहाँ कुल 12 अंगों एवं 12 उपांगों को लिपिबद्ध किया गया। संगीति की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया था। और प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में किया गया था, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से क्या करना है? मिलान करना है कि कौन कौन सा मिलान सही है। जैसे ऑप्शन हमारा जो पहला है, बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था? महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब किया था? गांधी जी ने लंगोटा पहनना कब शुरू किया था? और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब की थी, ठीक है। आगे इसमें ऑप्शन देखना फ्रेंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। बारदौली में जो किसान आंदोलन हुआ था ये 1928 ईस्वी में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई ने किया था। और यहीं पर जो है उनको जो है मतलब कि महिलाओं द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की गई थी? तो ये 1946 में इन्होंने किया था। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? तो ये 1921 में शुरू किया गया था। अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। आगे आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कितने वर्षों तक साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए 4 वर्ष। और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो 3 वर्ष। और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो 8 वर्ष। और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो 6 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 वर्ष तक जो है इनको जेल में रखा गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। लेकिन बाद में 5 फरवरी सन 1924 की बीमारी के कारण उनको समय से पूर्व क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया, ठीक है। आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसमें हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, ढाका सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार अधिनियम 1935, वाइट सरकार 1935 और क्रिप्स सरकार 1935। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। और बर्मा को जो है 1935 के अंतर्गत जो है इसको अलग कर दिया गया था। और बर्मा किसका पुराना नाम है? तो जो म्यांमार है इसका पुराना नाम है, ठीक है। आगे इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे लंबा अधिनियम है। इसके बृहद आकार की वजह से इसके 2 अलग अलग अधिनियमों में बांटा गया है, यथा भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है,
तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन जो हमारा ए है होम रूल आंदोलन, और दूसरा वनडे आंदोलन, तीसरा वंदे मातरम आंदोलन, और सी की बात करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, आगे इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। वंदे मातरम आंदोलन 1905 में बंगाल आंदोलन की घोषणा के बाद 11 फरवरी सन 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। इस अवधि में कृष्णा जिले के लोगों को राष्ट्रीय जागृति की भावना देखी गई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरिशरोत्ता राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासिम धुनीवीरा, मल्ल्या, मोदी नारायण राव एवं अन्य थे। अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की, साथ ही स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति तथा अर्थ पर भी भाषण दिया। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो लिग्नाइट, ऑप्शन सी की बात करेंगे कोक, और ऑप्शन डी जो हमारा है सब्बिनट। इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी जो लिग्नाइट होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको भूरा कोयला के नाम से इसको जानते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 25 से 35% होती है। कोयला को 4 प्रमुख प्रकारों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट में विभाजित किया गया था, जिसमें जो सर्वोच्च प्रकार का जो कोयला होता है उसका नाम एंथ्रासाइट होता है। और भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व मध्य प्रदेश अग्रणी कोयला का उत्पादक जो है ये राज्य है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो जल स्तर वाटर ब्रेड, ऑप्शन बी की बात करें जल स्तर वाटर लेवल, जल तालिका वाटर लेवल, जल परत वाटर लेवल। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जल तालिका जो है इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को वाटर लेवल कहते हैं। इसी जल को विभिन्न बांधों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारिंद्र कुमार घोष, शरत चंद्र बोस और चित्तरंजन दास। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस के कहने के तौर पर जो है ये जो है 13 जून सन 1943 ईस्वी को जो है सिंगापुर आए थे। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 ईस्वी को पूर्वी एशिया यानी सिंगापुर आए थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की और आईएनए प्रमुख की कमान भी इन्होंने संभाले थे सिंगापुर में। ठीक है, आगे आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी, असम हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी और कुमाई हिमालय। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी शिवालिक श्रेणी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। हिमालय का शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। यह हिमालय की 3 श्रेणियों की जो सबसे दक्षिणी ध्रुव है श्रेणी है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स, भारत में एशिया का पहला निर्वात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो फाल्टा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कांडला गुजरात, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सांतरागाछ महाराष्ट्र। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कांडला गुजरात में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। यह एशिया का पहला एपीजेड स्थापित क्षेत्र है। ठीक है, आगे आगे लिखा है इसमें फ्रेंड्स, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ है शुभ वर्षा ऋतु, बाल मसीहा जिसको चाइल्ड क्रास्ट बोलते हैं। सी की बात करेंगे तो प्रारंभिक वर्षा ऋतु, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो बाल वर्षा ऋतु। ठीक है,
इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बाल मसीहा जो है इसका अर्थ होता है जो अल्निनो होता है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। अल्निनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल्निनो शब्द का अर्थ है बाल मसीहा से है। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह समुद्री गर्म जलधारा है। अल्निनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल की असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर लगभग 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। इसमें इसका हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो नाबीब रेगिस्तान, ऑप्शन बी जो है सोनोरा रेगिस्तान, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो अटकामा रेगिस्तान और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो रब अल खली रेगिस्तान। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी रब अल खली रेगिस्तान जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, रब अल खली रेगिस्तान जो होता है ये 250 मीटर लगभग 820 तक ऊंचे और बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं और यह क्षेत्र पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। यह दक्षिण अरब प्रायद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के कुछ भागों तक है। हाँ? इन लोगों के पास जो है इसका विस्तार है। ठीक है, आगे अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेंटरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन ए जो कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूध सेठों को भारत के 4 प्रमुख नगरीय शहरों यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। ऑपरेशन फ्लड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आगे आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बढ़ाना तथा वह बहुत सफल रहा। ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 5वीं और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो प्रथम और 6ठी और 7वीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इस सब पे जोर दिया गया था। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। ये योजना सफल रही और अपने निर्धारित लक्ष्य से 5% से 6% की वृद्धि दर प्राप्त की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रश्नों को जो शेष प्रश्न बच गए हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।